अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट के वर्ड का मतलब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लिटरली मींस हाइड्रेटेड कार्बन्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी कार्बन्स होती हैं जिनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन मौजूद होगी उन कार्बन्स के साथ। तो उसका जवाब ये है कि वो 2:1 में मौजूद होती हैं। मतलब कि 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगी और 1 ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन 4 हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगी। मतलब हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2:1 की प्रपोर्शन होगी, जिस तरीके से वाटर के अंदर होती है। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला है CxH2O और उसके बाहर जो है वो Y। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर H2O बिल्कुल वाटर वाली रेशो मौजूद है बिटवीन दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकराइड्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली शुगर्स होती हैं। अब शुगर्स कौन सी चीज़ों को कहते हैं? शुगर्स ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जिनका टेस्ट जो है वो दूसरे कंपाउंड्स की निस्बत से स्वीट होता है। इस वजह से हम उन्हें शुगर्स कहते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हम ये कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ से हासिल कर सकते हैं या कहाँ से हासिल करते हैं, तो उसका जवाब ये है कि हम ग्रीन प्लांट्स और फ्रूट्स वगैरह से कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करते हैं। थर्ड और मोस्ट अथेंटिक जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और जब इन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन को तोड़ा जाता है, उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो उसकी वजह से हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक सब यूनिट्स मिलते हैं। मतलब कि छोटे सब यूनिट्स मिलते हैं। अब इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ें समझनी होंगी कि एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है। तो आपने सबसे पहले समझना है, ये आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है, ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रा किए गए हैं। एक के ऊपर आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और एक पर्पल कलर का नज़र आ रहा है। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। और ये जो C डबल बॉन्ड O नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा और कीटोनिक ग्रुप का भी अंदाज़ा होगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप जिसके साथ बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगे होंगे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, तो उसको हम कह देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ऐसा कीटोन जिसके साथ बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होंगे, उसको हम कह देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया गया है कि यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। और जब हम इन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, मतलब कि इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को तोड़ते हैं, तो हमें सब यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो मिलते हैं। इस बात का जो मतलब है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल आपने इस डेफिनेशन को समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा OH, मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगे होंगे। एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं? C डबल बॉन्ड O, H को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और कीटोन को क्या कहते हैं? C डबल बॉन्ड O को कीटोन ग्रुप बोलते हैं। अब हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता है कि इसमें लार्ज मालिक्यूल्स को स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है बाय यूटिलाइजिंग वाटर मालिक्यूल्स। ठीक है। तो वाटर मालिक्यूल्स को इस्तेमाल करके जब हम लार्ज मालिक्यूल्स को सिंपलर वंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स सबसे सिंपल होते हैं, उनसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड्स होंगे और सबसे कम्प्लेक्स जो हैं वो पॉलीसेक्राइड्स होंगे। मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स हैं
और इनका टेस्ट बाकी दोनों ग्रुप से बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और सैकराइड्स, और सैकराइड्स का क्या मतलब होता है, शुगर्स होती हैं। ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स क्या हैं, सिंपल शुगर्स हैं, और इनका टेस्ट बाकी ग्रुप से मतलब कि ओलिगोसैकराइड से और पॉलीसैकराइड से बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, मीठा होता है। क्योंकि ये सिंपल शुगर्स हैं तो ये पानी के अंदर भी आसानी से हल हो जाते हैं, ये इजीली सॉल्युबल होते हैं। जबकि जो दूसरे हैं ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स, उनको सॉल्युबल होने के लिए वाटर में काफ़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल हैं वो कौन से हैं, मोनोसैकराइड्स हैं। और ये मोनोसैकराइड्स क्योंकि सिंपल शुगर्स हैं तो हम इनको फर्दर इनको तोड़ नहीं सकते, फर्दर इनकी ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती क्योंकि ये पहले ही सिंपल है। अगेन जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी है वो दोबारा यहाँ पे आ रही है कि केमिकली मोनोसैकराइड्स बेसिकली क्या होते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होंगे। अब ऐसी शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उसको हम कह देंगे एल्डो शुगर, और ऐसी शुगर जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाएगा उसको हम कह देंगे कीटो शुगर। दोबारा हम उसी डायग्राम को देखेंगे जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, इसको दोबारा आप देखें कि एल्डोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसी तरीके से कीटोन के अंदर जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्डो शुगर हम बोलेंगे और कीटो शुगर बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि नेचर के अंदर जो मोनोसैकराइड्स हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर 3 से लेकर 7 कार्बन जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, ना 3 से कम ना 7 से ज़्यादा। अब ऐसी शुगर्स जिनके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइओसिस। ऐसी शुगर्स जिनके अंदर 4 कार्बन होंगे उनको हम कहेंगे टेट्रोसिस। ऐसी शुगर्स जिनके अंदर 5 कार्बन होंगे उनको हम कहेंगे पेंटोसिस। और ऐसी शुगर जिनके अंदर 6 कार्बन होंगे उनको हम कहेंगे हेक्सोसिस। और ऐसी शुगर्स जिनके अंदर 7 कार्बन होंगे उन्हें हम कहेंगे हेप्टोसिस। अब ये जो ट्राइओसिस हैं ये सबसे सिंपलेस्ट हैं, सबसे स्मॉलेस्ट हैं, क्योंकि 3 से छोटी मतलब कि 2 कार्बन वाली कोई भी आपको शुगर नहीं मिलेगी। तो स्मॉलेस्ट शुगर हैं और इसकी एग्जांपल हैं ग्लिसराइड्स और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। या आपने जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर ये दोनों नाम यूज़ हुए थे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान। जो 4 कार्बन वाले टेट्रोसिस हैं ये नेचर के अंदर बहुत ही कम पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये टेट्रोसिस हमें मिलते हैं। उसके अलावा ये नेचर के अंदर बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। पेंटोसिस जो शुगर हैं मतलब 5 कार्बन वाली जो शुगर्स हैं वो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर और आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हमें मिलते हैं। और जो हेक्सोसिस हैं इसकी सबसे जो सिंपलेस्ट और कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाता है। आपने ये बात याद रखनी है और आपको पहले ही पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के अंदर 6 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, बस ग्रुप का फ़र्क आ जाता है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप पाया जाता है। इसी तरीके से जब किसी शुगर के अंदर 7 कार्बन्स होंगे तो उसे हम कहेंगे हेप्टोसिस। और हेप्टोसिस भी टेट्रोसिस की तरह काफ़ी रेयर होते हैं इन नेचर, ये इतने ज़्यादा या इतने कॉमनली नहीं एग्जिस्ट करते। अब यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर शो किए गए हैं। एक जो है वो 5 कार्बन, जिस तरह कार्बन के ऊपर नंबरिंग आप देख सकते हैं। तो जो 5 कार्बन वाली शुगर है उसे हम कहते हैं पेंटोज, और ये पेंटोज की एग्जांपल है राइबोस। ठीक है, जो कि राइबोस जो है वो आपको मिलेगी डीएनए और आरएनए के अंदर। ठीक है, तो ये राइबोस है, 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसकी एग्जांपल यहाँ पे ली गई है राइबोस। और आप कार्बन नंबर 1 के ऊपर देख सकते हैं कि CHO ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन शुगर है और हम पढ़ के आए हैं कि ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर। तो इसकी भी कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। और इसी तरीके से अगर आप फ्रुक्टोज को देखें तो इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन इसकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो इसके अंदर कीटो ग्रुप मौजूद है। तो ग्लूकोज क्या हुई, एल्डो शुगर, और फ्रुक्टोज क्या हुई, कीटो शुगर। इसी तरीके से जो राइबोज है ये भी एल्डो शुगर होगी लेकिन विद 5 कार्बन्स।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि मोनोसेक्राइड्स को जब हम सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो मोनोसेक्राइड्स हैं जो इस शक्ल में होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में होते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से जिस तरह नज़र आ रहा है। मतलब कि राइबोस जो कि 5 कार्बन वाली शुगर है वो स्ट्रेट चेन में मौजूद थी, लेकिन जब हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेती है। और जब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको हम कह देते हैं राइबोफ्यूरानोज। देखें, इसका नाम राइबोज ही है, लेकिन जब ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेगी तो इसको हम एक इजाफी नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। इसी तरीके से 6 कार्बन वाली ग्लूकोज हमने पीछे पड़ी है, और जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व की जाती है तो उसको हम एक और नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। अब राइबोफ्यूरानोज और ग्लूकोपायरानोज क्यों बोला जाता है? फ्यूरानोज जो है वो हम कहते हैं 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को, सॉरी 5 कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर 5 कॉर्नर होंगे उसको हम फ्यूरानोज कहते हैं। या ऐसी रिंग जिसके अंदर 5 कोने होंगे उसको हम कहते हैं फ्यूरानोज। और ऐसी रिंग जिसके अंदर 6 कोने होंगे उसको हम कहते हैं पायरानोज। तो राइबोस स्ट्रक्चर के 5 कोने वाला स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसलिए हम कह देंगे राइबोफ्यूरानोज। और ग्लूकोज का जो है वो 6 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम कह देते हैं ग्लूकोपायरानोज। ठीक है। और उसके बाद जो है वो लास्ट के ऊपर ग्लूकोज के हवाले से कुछ बातें की गई हैं, और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मौजूद हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज जो है इसके अंदर 6 कार्बन होती है, इसको हम हेक्सोज कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम। ग्लूकोज जो है वो एक एल्डो शुगर है। क्यों एल्डो शुगर कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप मौजूद होता है। ग्लूकोज का फार्मूला हम सबको पता है, C6H12O6। और ग्लूकोज जो है वो कहाँ से मिल सकती है हमें? ग्लूकोज हमें फ्रूट्स के अंदर मिलती है, फिग्स के अंदर, डेट्स के अंदर, ग्रेप्स के अंदर मौजूद होती है। और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कितनी परसेंटेज है? 0.08%। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला जाता है। 0.08% ग्लूकोज होती है हमारे ब्लड के अंदर। उसके अलावा ग्लूकोज मिल के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, मतलब कि बहुत से ग्लूकोज मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और उससे जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड बोला जाता है जब दो चीज़ें मिलते हैं, डाई मीन 2। तो जब दो ग्लूकोज मालिक्यूल मिलेंगे तो उससे हम डाइसेक्राइड स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जब बहुत से ग्लूकोज मालिक्यूल मिलेंगे तो उसको हम कह देंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो उसकी कुछ एग्जांपल हैं जिसमें स्टार्च आ जाती है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये ग्लूकोज के मालिक्यूल से मिलने से बनते हैं। और ग्लूकोज जो है वो हम सबको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में बनता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का नीचे अगर आप रिएक्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिल रही है, लाइट एनर्जी मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, और उसके रिजल्ट में जो है वो ग्लूकोज बन रही है, C6H12O6, और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक और है कि जो प्लांट्स के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज तैयार होती है उसमें कितनी सोलर एनर्जी यूज़ होती है? तो उसका जवाब है कि 717.6 किलो कैलोरी जो है वो सोलर एनर्जी की यूज़ होती है। और तब जाकर 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो एक पौधे के अंदर, एक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बाद जो है वो तैयार होती है। ठीक है, तो ये भी आपने एमसीक्यू के हवाले से तैयार करना है। तो ये था मोनोसेक्राइड्स का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।